हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए, हमने पढ़ाते हुए हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इतना जितना हमने पढ़ाया है वो आपको परफेक्ट कंसेप्ट इसके अंदर दिया गया है। चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन हो, प्रश्न उतना से ही आएगा, अतिरिक्त प्रश्न नहीं आ सकते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता है सभी कॉन्सेप्ट पर हमने डिस्कशन किया है। अब शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद होगा तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी का करीब करीब आधा पोर्शन हमने क्लासरूम में पढ़ा दिया है। हम अब वहां से शुरू करेंगे जहां से क्लासरूम में पढ़ाने के बाद जो आगे का टॉपिक्स होता है वहां से हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरुआत कर देते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो राइट नाउ हेडिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था? हमने ओम्स लॉ पढ़ाया था, हमने करंट डेंसिटी पढ़ाया था, करंट पढ़ाया था, चार्ज पढ़ाया था, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ाया था, करंट डेंसिटी पढ़ाया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के बीच में संबंध पढ़ाया था। इन सारी चीज को हमने पढ़ा दिया है और आपको धीरे धीरे याद भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिंपल शब्दों में समझाऊं तो विद्युत परिपथ है, यानी हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जिस पथ पर चलता है उसी पथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। यानी पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आगे बढ़ने से पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी हर चीज, जब कोई वस्तु चलती है ना तो हर चीज का अपना अपना एक पथ होता है। उसी प्रकार जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी ना तो उसका भी अपना एक पथ होगा और उसी पथ को हम करंट उसी पथ को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सर्किट बनाऊं, जरा देखिए तो यह एक प्रतिरोध R है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से। जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो विद्युत धारा का बहाव शुरू हो जाएगा और हमारा विद्युत धारा इस पथ से चलते हुए पुनः यहां पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है जो ये पथ दिखाई पड़ रहा है यह एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब आगे जरा देखता हूं, अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को इस प्रकार बना ले, जरा देखिएगा, लीजिए यहां पर भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चलना शुरू करेगा और इधर की ओर चलेगा और इधर की ओर चलेगा। तो इसका मतलब है एक पूरा का पूरा जो डायग्राम बना हुआ है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल सर्किट दो तरह का होता है, एक सर्किट को सिंपल सर्किट कहते हैं और एक सर्किट को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसका मतलब है यह हमारा सिंपल सर्किट है और यह हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फर्क बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि सिंपल सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें केवल और केवल एक प्रतिरोध होता है, लीजिए ओनली वन रजिस्टर्स, और कॉम्प्लेक्स सर्किट वह सर्किट होता है जिसमें एक से ज्यादा प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार हम कह सकता हूं यह हमारा सिंपल सर्किट है और यह हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, कॉम्प्लेक्स। तो चलिए ना, हमने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं इसी पर हम डीप में डिस्कशन करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो सिंपल शब्द में कहूं, path of electricity is called electrical circuit। यह दो तरीके का होता है, one is the simple और second one is the complex। सिंपल का मतलब जिसमें केवल और केवल एक रजिस्टर हो वह सिंपल कहलाता है और जिसमें एक से ज्यादा रजिस्टर हो वह कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। आइए, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डेफिनेशंस। The path of electricity is called the path of current
current is called electrical circuit, electrical circuit is called electrical circuit। यह दो प्रकार का होता है। there are two types of electrical circuit। एक की बात करें तो एक हमारे पास सिंपल हो गया, दैट्स अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट इसी, और दूसरा जो हमारा हो गया वो कम्प्लेक्स हो गया, कम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम सिंपल और कम्प्लेक्स का डायग्राम बनाऊं तो हमारा डायग्राम इस प्रकार बनेगा, जरा देखिएगा, जिसमें केवल और केवल एक प्रतिरोध हो और वह एक बैटरी से कनेक्ट हो, तो यह हमारा सिंपल सर्किट है। दिस इज द सिंपल। बैटरी का वोल्टेज V है और प्रतिरोध R है, विद्युत धारा का बहाव इस प्रकार हो रहा है। अगर हम एक से ज्यादा प्रतिरोध का उपयोग करूं तो लीजिए, एक से ज्यादा प्रतिरोध हो सकता है, एक से ज्यादा प्रतिरोध हो सकता है। लीजिए, दिस इज द कॉम्प्लेक्स सर्किट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो जनरली रियल लाइफ के अंदर जितना भी सर्किट होता है सब कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल सर्किट ना के बराबर होते जी। चाहे हमारा मोबाइल फोन की सर्किट हो या हमारा घरेलू इलेक्ट्रिसिटी की सर्किट हो, यानी या आपका किसी चीज की बात करता हूँ, एसी का, टीवी का, फ्रिज का, यानी किसी का भी अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं तो सारा का सारा सर्किट कैसा होता है, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स। सिंपल सर्किट केवल पढ़ने के लिए होता है, सिंपल सर्किट्स के ऊपर कोई भी डिवाइस बना नहीं होता है। जो भी सर्किट्स होता है किसके ऊपर होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर होता है। क्योंकि जितना भी आपके सामने बल्ब आते हैं, आयरन आता है, टेलीविजन आता है, रेडियो आता है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं सब के अंदर एक से ज्यादा प्रतिरोध लगे होते हैं। तो हम कह सकता हूं वहां पर किस प्रकार का सर्किट का इस्तेमाल होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट का उपयोग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब है दिस इज द सिंपल, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अगर किसी सर्किट का जब फॉर्मेशन करते हैं तो यहां पर दो नया कॉन्सेप्ट आ जाता है। चाहे आप कोई भी सर्किट बनाने जा रहे हो तो यहां पर दो नया कॉन्सेप्ट आता है। एक कॉन्सेप्ट आता है नोड का और एक कॉन्सेप्ट आता है लूप का। ये नोड क्या होता है और लूप क्या होता है, हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्यों ना हो, चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, वहां पर नोड और वहां पर लूप दो टर्म का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि नोड क्या होता है एंड लूप क्या होता है। तो आइए, तो सबसे पहले हम समझेंगे नोड, दिस इज द नोड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लेते हैं। लीजिए ना, यह हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है और यह हमारा बैटरी है। लीजिए, प्रतिरोध R है, बैटरी का वोल्टेज V है। सर्किट का फॉर्मेशन तभी संभव है जब प्रतिरोध बैटरी के साथ जुड़ा हुआ होगा। जिसका मतलब है, लीजिए, यह प्रतिरोध है और ये बैटरी है, इन दोनों को कहीं ना कहीं जाकर के हम जोड़ेंगे। यह प्रतिरोध है और ये बैटरी है, इन दोनों को कहीं ना कहीं जाके जोड़ेंगे। बिना जोड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट का निर्माण संभव नहीं है। यहां पर हमने प्रतिरोध और बैटरी को जोड़ दिया, यहां पर हमने प्रतिरोध और बैटरी को जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया। अगर हम और से सर्किट का एग्जांपल लें, जरा देखिएगा, यह हमारा प्रतिरोध है। लीजिए, बड़ा ध्यान से देखिएगा, यह भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, सबसे पहले इस प्रतिरोध और इस प्रतिरोध को यहां जोड़ा गया, इस प्रतिरोध और इस बैटरी को यहां जोड़ा गया,
इस प्रतिरोध और इस बैटरी को यहां जोड़ा गया, तो इसका मतलब है बिना कनेक्ट किए हुए परिपथ का निर्माण संभव नहीं है। तो जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जोड़ा जाता है उसी बिंदु को नोड कहते हैं। तो इसका मतलब है यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है और यह नोड है। तो हम यहां पर लिख देता हूं, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, यह भी नोड है, दिस इज द नोड, यह भी नोड है, दिस इज द नोड, यह नोड है, दिस इज द नोड, नोड, यह नोड है, दिस इज द नोड। यानी नोड वह पॉइंट होता है जहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। नोड का फायदा यह होता है कि नोड का इस्तेमाल करके हम सर्किट को बड़ा बना सकते हैं। अगर हमको सर्किट बड़ा बनाना है तो आपको नोड का इस्तेमाल करना होगा। बिना नोड के उपयोग से हम सर्किट को कभी भी बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो सिंपल शब्द कह सकता हूं नोड का डेफिनेशन से, यानी नोड वह पॉइंट्स है जहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट को जोड़ा जाता है उसे हम नोड कहते हैं। तो यहां देखिए नोड, 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 नोड। और नोड का फायदा क्या है कि नोड के इस्तेमाल से ही हम सर्किट को हम बड़ा कर सकते हैं। नोड के बेनिफिट यही होता है कि अगर सर्किट को एक्सटेंड करना है, बड़ा करना है, लाखों लाखों प्रतिरोध लगाना है तो आपको नोड बनाना होगा, नोड का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर हमने नोड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। तो चलिए नोड का परिभाषा लिख लेते हैं, क्या होता है नोड, है ना। तो नोड, नोड इज द पॉइंट, नोड इज द पॉइंट, नोड इज द पॉइंट, इज द पॉइंट at which two या more component, two या more component are connected, are connected, are connected। ठीक है ना। मतलब इसका हिंदी ये हो गया, नोड एक बिंदु होता है जहां पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है। चलिए नोड का अपना डेफिनेशन को देख लिया। अगर हम इसे एग्जांपल से समझें, समझा चुका हूं, बस एग्जांपल की बात करूं, चलिए ना। तो इसका मतलब है कि यह हमारे पास एक प्रतिरोध है और यह हमारे पास एक बैटरी है, तो जरूर कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा। तो बिंदु ए और बिंदु बी क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इस सर्किट की बात करें, स्टूडेंट जरा देखना, इस सर्किट की बात करें, लीजिए इस सर्किट की बात करें तो इसका नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड, दिस इज द नोड। क्या इसके अलावा और इसके अंदर नोड इस नहीं है। इसमें नोड की संख्या 2 है, नंबर ऑफ नोड, नोड बराबर 2। इसमें नोड की संख्या 1 2 3, नंबर ऑफ नोड। अगर नंबर ऑफ नोड की बात करें तो यहां पर कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार हमारा स्टूडेंट नोड आइडेंटिफाई करना सीख गया कि नोड क्या होता है, नोड का बेनिफिट्स क्या होता है। सर्किट को बड़ा करने के लिए नोड का उपयोग किया जाता है। सर्किट बड़ा तभी होगा जब आप उसमें प्रतिरोध जोड़ोगे, और जहां पर प्रतिरोध जोड़ोगे तो उस बिंदु को हम क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ नोड। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड। दैट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। नोड की डिग्री, नोड की डिग्री। चलिए तो नोड का डिग्री पता करना बहुत ही आसान है, दैट इज सो सिंपल। अब ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, लीजिए आपके सामने हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लेते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम जो भी सर्किट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे, क्योंकि सिंपल सर्किट आसान सर्किट है। जो भी बनाऊंगा कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा।
क्योंकि आपको जो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स ही पढ़ना है। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है और यह नोड है। क्या इसके अलावा आपके पास कोई नोड दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ नोड, नोड की जो संख्या है n1 n2 n3 n4, तो नंबर ऑफ नोड 4। हमें तो डिग्री पता करना है, हमें तो डिग्री पता करना है कि डिग्री ऑफ नोड क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी नोड पर कितना कंपोनेंट जुड़ा होता है उसकी जो संख्या है डिग्री ऑफ नोड कहलाती है। एग्जाम्पल, इस नोड को गौर से देखिए, इस नोड पर 1 2 3 तीन कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, तो इस नोड की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। अगर हम बात करें इस नोड की, तो इस नोड पर भी 1 2 3 तीन चीजें जुड़ी हुई है, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। अगर हम बात करें इसकी, तो इस नोड पर मात्र 2 चीजें जुड़ी हुई है, यह और यह, तो इसकी डिग्री 2 होगी। तो नोड का परिभाषा कहता है, सॉरी, डिग्री का परिभाषा कहता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज कनेक्टेड एट ए नोड इज कॉल्ड डिग्री। इसका मतलब यह हो गया कि किसी नोड पर कितनी कंपोनेंट जुड़ा होता है उसकी जो संख्या है डिग्री कहलाती है। तो इसका मतलब है, अगर हम बात करूं, जरा देखिएगा, तो अगर हम इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी जो डिग्री होगी 1 2 3। अगर हम इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी जो डिग्री होगी 2 होगी। अगर इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री 3 होगी। अगर इसकी डिग्री की बात करूं, इसकी डिग्री की बात करूं तो 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितना होगा? 4 होगा। क्या स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हो ऐसा? चलिए ना, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक होमवर्क दे देते हैं, आप इससे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। आइए, तो होमवर्क क्या है जरा समझिएगा। अगर हम बात करें तो हम आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट देने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, लीजिए, यह नोड 1 है, यह नोड 2 है, यह नोड 3 है, यह नोड 4 है, यह नोड 5 है। तो पूछा गया फाइंड द डिग्री ऑफ नोड 5, फाइंड द डिग्री ऑफ, फाइंड द डिग्री ऑफ नोड 5 यानी N5। क्या स्टूडेंट्स, इसका जो भी आंसर सही होगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। सबसे पहले पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ये पथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यह 2 तरीके का हो सकता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल में केवल एक प्रतिरोध होंगे, कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रतिरोध होंगे। जब कोई सर्किट का निर्माण होता है तो 2 कॉन्सेप्ट सामने आता है, एक नोड का और एक लूप का। नोड क्या होता है? जहां पर 2 या 2 से अधिक चीजों को जोड़ा जाता है उसे नोड कहते हैं। डिग्री ऑफ नोड क्या होता है? तो कितना जुड़ा गया है, किसी नोड के ऊपर कितना कंपोनेंट जोड़ा गया है उसकी जो संख्या होती है वो डिग्री कहलाती है। और आपको एक बना करके कमेंट बॉक्स में डाल देना है। चलिए ना, अब शुरू करने जा रहे हैं लूप। क्या होता है लूप समझिएगा। लूप, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लूप। लूप, लूप, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। लूप क्या होता है? अगर हम लूप का सिंपल मतलब समझाएं तो लूप का मतलब होता है बंद घेरा, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरीके से बंद है। जैसे एग्जांपल, अगर हम एक रास्ता बनाएं, लीजिए, अब जब देखिएगा, अगर आपने बिंदु ए से चलना शुरू किया
और चलते 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 अगेन बिंदु ए पर आ गया तो हम कहेंगे दिस इज द लूप। यह एक लूप है, यह एक लूप है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, लीजिए यह भी क्या है, एक लूप है, क्योंकि ये बंद घेरा है। लेकिन अगर कोई कहेगा, लीजिए क्या यह लूप है, नॉट लूप। ये लूप हो सकता है, ये लूप है, ये लूप है, लेकिन यह लूप नहीं है, नॉट लूप। क्यों? क्योंकि यह बंद घेरा नहीं है। तो सिंपल शब्द है, जहां कहीं भी हम लूप बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा कि हम बात कर रहे हैं एक बंद घेरा, एक क्लोज पथ की बात कर रहे हैं। तो है ना, यही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में करने वाले हैं। जरा समझिएगा क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो यह हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। लीजिए यह हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, यह हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है। लीजिए यह एक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है जिसमें प्रतिरोध है और क्या है, बैटरी है। यह सर्किट कैसा है, यह सर्किट कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अब हमें नोड आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है, यह नोड है और यह नोड है। सिंपल था, नोड कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। अब लूप की बात करूं तो बड़ा गौर से देखिएगा लूप को। आप लूप बताइए, अगर हम यहां से चलना शुरू करें, चलते 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 इस तरह जाएं, इस तरह जाएं, इस तरह जाएं और फिर यहां पहुंच जाए। देखिए मेरे पथ को देखिए, जो मेरा पथ है इस प्रकार है। देखिए जहां से हमने चलना शुरू किया था वहीं पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, ए लूप है, लूप वन। सिमिलरली आप इसे देखिए, तो यहां से अगर चलना शुरू करें फिर हम यहीं पहुंच गया, तो यह हमारा क्या है, लूप नंबर 2 है। और भी लूप है। अगर हमने चलने की शुरुआत यहां से किया, यहां से हमने ऐसे गया, 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 तो इसका मतलब क्या है, लूप नंबर क्या है, लूप कितना है, नंबर 3। तो इस प्रकार इस सर्किट के अंदर कितने लूप थे, इस सर्किट के अंदर लूप की जो संख्या है वो 3 है। लूप 1, लूप 2 और एक बहुत बड़ा लूप है, लूप नंबर क्या है, 3 है। क्या आप लूप को आइडेंटिफाई कर लोगे? अगर आप लूप को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप बता देना कि इसमें लूप की संख्या कितना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं और आपको आइडेंटिफाई कर देना है कि लूप की संख्या कितना है। लीजिए, तो हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना लिया। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये बैटरी का वोल्टेज V है, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है, यह R4 है, यह R5 है। अब आपसे पूछता हूं कि हाउ मेनी लूप्स, तो सिंपल है, जब देखें तो इसमें जो लूप की संख्या केवल 1 लूप होगा। क्यों? यहां चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, इस तरह अपने पथ पर चल दिया, ये लूप नंबर 1 हो गया। क्या यहां पर कोई लूप का निर्माण हो रहा है? नहीं। हम चल के दिखा देता हूं, यहां से चलना शुरू किया, लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे आगे कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब आगे नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पर कोई लूप नहीं है, नॉट। यहां पर लूप है, दिस इज अ लूप। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस सर्किट के अंदर जो लूप की संख्या है वो कितना है, 1 लूप है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर 2 चीजें जरूरी है। अगर 2 चीजें हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, अगर नहीं है तो वह इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं होगा। एक नोड और दूसरा लूप। लूप और पहला नोड। नोड क्या है हमने देख लिया और लूप क्या है हमने देख लिया। ये दोनों कंपलसरी पार्ट्स है। तो इस प्रकार हम लिख सकता हूं कि एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज 2 पार्ट्स, 2 हिस्सा होता है, एक नोड का और एक लूप का। तो इस प्रकार हम लिखने वाले हैं एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट, एवरी इलेक्ट्रिकल सर्किट,
every electrical circuit has node as well as loop, as well as loop। आइए, बिना नोड और बिना लूप का कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं हो सकता है। चलिए ना, अब आगे पढ़ते हैं। इसके जो आगे है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ऊपर कुछ थ्योरम दिया गया है, कुछ लॉ दिया गया है, और जो सबसे पहला लॉ है किरचॉफ्स लॉ। यानी किरचॉफ्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर नियम दिए हैं। वो नियम नोड पर है और वो नियम लूप पर है। तो इस प्रकार किरचॉफ्स का दो लॉ होता है, एक किरचॉफ्स का नोड लॉ और एक किरचॉफ्स का लूप लॉ। तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने क्या किया है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पर दो नियम दे डाला। वो क्या है, जरा लिखिएगा। तो राइट नाउ हेडिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स गेव two laws on electrical circuit, on electrical circuit। फर्स्ट लॉ जो है लूप लॉ, नोड लॉ, नोड लॉ, इसी को हम जंक्शन का भी नियम कहते हैं, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। जो सेकेंड नियम है इसे कहा जाता है लूप लॉ, लूप लॉ। लूप लॉ का जो दूसरा नाम है इसी को कहा जाता है वोल्टेज का नियम, वोल्टेज लॉ। तो इस प्रकार बोर्ड में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। किरचॉफ्स का जो नियम है इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर दिया गया है और ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक किरचॉफ्स का नोड लॉ होता है, एक किरचॉफ्स का लूप लॉ होता है। अब बारी बारी से दोनों लॉ को हम डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में केवल हम किरचॉफ्स का नोड लॉ ही पढ़ा पाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ्स का लूप लॉ को देखेंगे। तो राइट नाउ हेडिंग नोड लॉ, नोड लॉ क्या होता है? तो राइट नाउ हेडिंग किरचॉफ्स नोड लॉ। यहां पर हम हेडिंग डाल रहे हैं किरचॉफ्स नोड लॉ, किरचॉफ्स नोड लॉ, नोड लॉ, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स का नोड नियम। चलिए समझते हैं क्या है किरचॉफ्स का नोड नियम। तो अगर किरचॉफ्स का नोड नियम समझना है तो हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना होगा। तो सबसे पहले इनके नियम को समझ लेते हैं और उसके बाद इसे लिख लेंगे। तो किरचॉफ्स के नोड लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक सर्किट तैयार करना होगा। तो लीजिए ना, सबसे पहले हम एक सर्किट तैयार कर लेते हैं। यह हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट, दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल सर्किट। और क्यों? प्रतिरोध है और बैटरी है। अगर हम सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई कर लें तो यह हमारा नोड है, यह हमारा नोड है, यह हमारा नोड है, यह हमारा नोड है और यह नोड है और यह नोड है। अब विद्युत धारा का बहाव शुरू होता है आई, आई करंट आगे बढ़ेगा। लीजिए, करंट आगे आई बढ़ रहा है। तो जैसे ही इस नोड पर पहुंचेगा तो यहां से दो रास्ता है, एक इधर और एक इधर। तो इसका मतलब है इसे दो हिस्सा में बंटना होगा। करंट का कुछ हिस्सा इस पथ पर चला जाएगा और करंट का कुछ हिस्सा इस पथ पर चला आएगा। तो मान लेता हूं इधर जाने वाला जो करंट है वो I1 है और इधर जाने वाला जो करंट है वो I2 है। तो इस प्रकार क्या देखा कि इस नोड पर
यानी क्या दिखाओ कि नोड पर करंट का बंटवारा हो रहा है। देखे तो करंट आई आया, जैसे ही इस नोड के ऊपर पहुंचा तो यह दो हिस्सा में बट गया, एक I1 और एक क्या I2। तो इसे बड़ा ध्यान से देखिए, अगर आप इस नोड को ध्यान से देखेंगे तो इस नोड पर आपको दो तरह का करंट मिलेगा, एक करंट आने वाला और कुछ करंट जाने वाला। इसे कहते हैं इनकमिंग करंट, इनकमिंग, इनकमिंग, और इसे कहते हैं आउटगोइंग। तो किरचॉफ के अनुसार किसी नोड पर दो तरह का धारा होता है, एक धारा नोड की तरफ आता दिख रहा है और कुछ धारा नोड से जाता हुआ दिख रहा है। अंडरस्टैंड है? तो किसी नोड पर दो तरह का धारा होता है, इनकमिंग करंट्स होता है और आउटगोइंग करंट्स होता है। तो यहां पर I जो है इनकमिंग करंट्स है और I1 और I2 जो है वो आउटगोइंग करंट्स है। क्या समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, तो नोड लॉ क्या है जरा समझिएगा। नोड लॉ कहता है कि किसी नोड पर आने वाला सभी धारा का योग हमेशा बराबर होता है उस नोड से जाने वाला सभी धारा के योग के। इसका मतलब इस तरह समझिए कि इस नोड पर आने वाला सभी धारा का योग, तो इस नोड पर केवल एक धारा आ रहा है, वो I आ रहा है, तो I का योग केवल I हो जाएगा, हमेशा बराबर होता है इस नोड से जाने वाला धारा का योग का। तो इस नोड से दो धारा जा रहा है, एक I1 जा रहा है, एक I2 जा रहा है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे I1 अब प्लस क्या करेंगे I2। यही है किरचॉफ्स का नोड लॉ। दिस इज द किरचॉफ्स नोड लॉ। समझना जरूरी है, लिखा जाएगा, लिखने में कोई भार नहीं है। यानी किसी नोड पर आने वाला सभी धारा का योग हमेशा बराबर होता है उस नोड से जाने वाला सभी धाराओं के योग के। तो अगर इसको इस तरह समझें, अगर हम इसको इस तरह समझें कि हमारे पास एक नोड है, लीजिए हमारे पास एक नोड है और यहां से करंट आ रही है, यह करंट I1 आ रही है, यह करंट I2 आ रही है और यह करंट I3 जा रहा है और यह करंट I4 जा रहा है, I4। तो किरचॉफ्स के नियम के आधार पर आने वाला सभी धारा का योग, तो इनकमिंग करंट, जरा देखिए तो इनकमिंग, मेरे स्टूडेंट यहां पर दो धारा इनकमिंग है, I1 है और क्या है I2, और आउटगोइंग करंट है आउटगोइंग। यहां पर जाने वाला धारा I3 है और I4 है। तो अगर हम यहां पर किरचॉफ्स का नोड लॉ लगाएं तो आने वाला सभी धारा का योग, तो आने वाला सभी धारा का योग I1 प्लस I2 हमेशा बराबर होगा जाने वाला सभी धारा के योग के, तो I3 प्लस क्या हो जाएगा I4। यह जो समीकरण तैयार हो गया है, इसी समीकरण किस लॉ के आधार पर तैयार हुआ है? किरचॉफ्स के नोड लॉ के आधार पर तैयार हुआ है। क्या स्टूडेंट समझ में आ रहा है आप लोग को? किरचॉफ्स का नोड लॉ क्या है? बहुत ही सिंपल लॉ है, लेकिन बोर्ड में बार बार पूछता है, बार बार पूछता है किरचॉफ के नोड लॉ को समझाइए। तो आराम से समझा सकते हैं। तो चलिए ना, आगे बढ़ने से पहले किरचॉफ की नोड लॉ को हम बिल्कुल लिख लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, क्या है किरचॉफ का नोड लॉ समझिएगा, लिखिएगा। The algebraic sum of all current toward the node is always equal to
ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑलवेज इक्वल टू algebraic sum of all current going from the node। तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो समझिएगा कैसे लिखना है। किसी नोड पर आने वाला सभी धाराओं का बीजीय योग हमेशा जाने वाला सभी धारा के बीजीय योग के बराबर होता है। आने वाला सभी धाराओं का बीजीय योग जाने वाले सभी धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। दिस इज द फर्स्ट नोड लॉ ऑफ किरचॉफ्स। अब आगे बढ़ते हैं। यह समझिएगा। तो अगर हमने क्या किया, यह नोड ले लिया, यह हमारा धारा इनकमिंग करंट है, यह हमारा धारा इनकमिंग करंट है जिसको हमने यहां पर I1 बोला, जिसको हमने यहां पर I2 बोला। लेट सपोज ये हमारा I3 है और लेट सपोज ये हमारा I4 है। तो नियम के आधार पर इनकमिंग करंट है, सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग बराबर सम ऑफ आउट गोइंग। तो सम ऑफ इनकमिंग मतलब I1 प्लस I2 बराबर I3 और प्लस क्या हो गया I4। अगर इस समीकरण को इधर कर दें तो I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 बराबर क्या हो गया 0। इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं, तो यहां पर लिख रहा हूं मॉडिफाई करके। इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं, इस समीकरण को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दूं तो क्या है I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 इसको इस प्रकार लिख सकता हूं प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 बराबर क्या हो गया 0। तो यहां पर करंट में दो तरह का साइन आ चुका है। जिस करंट के पहले प्लस है वह है इनकमिंग, और जिस करंट के पहले माइनस है वह है आउटगोइंग। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस करंट में माइनस साइन लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाना वह करंट बाहर जा रहा है, और जिस साइन में प्लस साइन लगा रहेगा, जिस करंट में प्लस साइन लगा रहेगा समझना को करंट अंदर क्यों आ रहा है। अंडरस्टैंड है। तो इस प्रकार I1 और I1 I2 जो है वो इनकमिंग है, और यहाँ पर I3 जो I4 है वो किस प्रकार का है आउट गोइंग करंट है। तो यहां पर एक बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है, यहां पर एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाता है। क्या है इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों का जो योग होता है किसके बराबर 0 के बराबर। इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इन दोनों का जो योग होता है हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। तो यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए, नोट करके द सम ऑफ ऑल करंट एट ए नोड इज ऑलवेज 0। इसका हिंदी हो गया, सुनिएगा, ये बोर्ड में 1 साल पहले ही पूछ चुका है, ये ISC में पूछ चुका है। यानी किसी नोड पर सभी धाराओं का योग हमेशा 0 के बराबर होता है। सभी धारा का मतलब क्या होता है इनकमिंग धारा और प्लस आउटगोइंग धारा, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। चलिए अब हम यहां पर एक और नोट्स देख लेते हैं, एक और नोट्स ले लेते हैं।
एक और नोट्स ले लेते हैं। नोट, द किरचॉफ्स नोड लॉ इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स node law is based on conservation of charge, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि किरचॉफ्स का जो नोड नियम है किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो किरचॉफ्स का जो नोड नियम होता है आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इतना ही है मौजूद, इतना ही कॉन्सेप्ट होता है किरचॉफ्स के नोड लॉ में, इससे एक ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम आपको पढ़ाएंगे लूप लॉ क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर को कभी भी मिस मत कीजिएगा और बड़े उत्साह से वीडियोज को देखिए, क्योंकि काफी ईमानदारी पूर्वक आपको पढ़ा रहा हूं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो क्लासरूम में पढ़ाता हूं वो पढ़ा सकता था, वो यहाँ पढ़ा रहा हूं, एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं कर रहा हूं। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि बेहतर पढ़ाई से ही आपका जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ हम किरचॉफ्स के लूप लॉ को देखेंगे। बहुत जल्दी यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। आप मन से पढ़ते रहिए और वीडियोज को पूरा देखिए और कंप्लीट देखिए और होमवर्क बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। इससे पता चलता है कि बच्चा वीडियो देख रहा है और मन से पढ़ाई कर रहा है। चलिए दोस्त, चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय, ठीक है, बाय स्टूडेंट्स।